Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मतलब पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट है, इसको हम जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। बात की जा रही है एक्सरसाइज बुलंद भारत 2023 के बारे में। तो ये जो बुलंद भारत अभ्यास है, क्या है, कहाँ पर हो रहा है और किस किस के बीच में हो रहा है, ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। प्रीलिम्स के लिए प्लस वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंट है। पहली चीज़, इसको हमारी कौन सी जो फोर्सेस हैं वो कंडक्ट कर रही है, तो इंडियन आर्मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इस बुलंद भारत एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो भारत की आर्मी ने इस अभ्यास को कंडक्ट किया है। कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो एक ऊंचाई पर जगह है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रीजन है, वहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर में जो हमारी आर्टिलरी है और साथ ही साथ में इन्फेंट्री है, दोनों के बीच में मेल मिलाप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया। यानी कि आर्टिलरी आर्मी भी है और इन्फेंट्री आर्मी भी है, और आर्टिलरी इन्फेंट्री दोनों ने मिलकर स्पेशल फोर्सेस, एविएशन और हमारा सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके साथ में मिलकर इस अभ्यास को किया है। कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग और तवांग वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। पहली चीज़, ये जो आर्टिलरी और इन्फेंट्री आर्मी है ये क्या होती है? देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। जैसे हम आर्टिलरी आर्मी की बात करते हो, ये कौन से हथियार यूज़ कर सकते हैं? जो तोप होती हैं, बड़े बड़े हथियार यूज़ कर सकते हैं, मिसाइल रेंजर्स, टैंक, हॉइट्जर, इनका यूज़ कर सकते हैं। जो इन्फेंट्री आर्मी होती है ये एजॉल्ट राइफल, पिस्टल, उसके बाद सब मशीन गन्स का यूज़ कर सकते हैं। जो इन्फेंट्री आर्मी होती है ना, ये वहाँ पे वॉर को लड़ती है, ये वहाँ पर युद्ध लड़ती है जहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। जो यहाँ पर युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत ऊंचाई पर जगह होती है, पहाड़ों के ऊपर जगह होती है, तो वहाँ पर वॉर लड़ा जाता है। वहाँ पे इन्फेंट्री आर्मी हमारी काम करती है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? आर्टिलरी जो आर्मी होती है वो बेसिकली काफ़ी सारे डेंजरस प्लेसेस होते हैं वॉर जोन में, वहाँ पर ये लोग वर्क करते हैं। तो आर्टिलरी आर्मी प्लस इन्फेंट्री आर्मी, इन दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन किया। स्पेशल फोर्सेस, एविएशन, सीएपीएफ, सबके साथ में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। मेन जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो कौन सी है? वो है इंडियन आर्मी। ये नाम ज़रूर थे, ध्यान में रखना है। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस था कि जितने भी फोर्सेस हैं उनके बीच में जो साइनर्जी है, साइनर्जी मतलब जो मेल मिलाप है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको यहाँ पर और बेहतर कर सकें। सभी के बीच में कम्युनिकेशन और ज़्यादा बढ़िया लेवल पर हो सके, इनके ऊपर एक मेन फोकस किया गया है। क्लियर हो गया? नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। देखो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। बाकी फालतू की चीज़ों को पढ़ने का कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस खाली जैसे मैंने आर्टिकल बताया, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं कि कौन इस अभ्यास को कंडक्ट कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है और इस अभ्यास का नाम क्या है। अगले आर्टिकल में बात की गई है हिजोल के बारे में। अब ये हिजोल क्या है? देखो, एक नई स्टडी कंडक्ट की गई है और उस स्टडी में बताया गया है बहुत सारे एरिया में जो ये हिजोल वाले प्लांट है, जो आप ये प्लांट देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये ग्रो होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जैसे बदल रहा है, प्लस बारिश यहाँ पर बेमौसम की हो रही है, उसकी वजह से काफ़ी सारे एरिया में हिजोल वाले प्लांट्स ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पर जो एरिया में ये हिजोल प्लांट्स ग्रो करते हैं वो एरिया और ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो है चर्चा में आया हुआ है। अब पहली चीज़, हिजोल क्या है? देखो, हिजोल को हम लोग इंडियन ओक के नाम से भी जानते हैं। एक एवरग्रीन ट्री है।
एक हमेशा मतलब कह सकते हो हरा भरा रहता है पूरे साल ये पेड़, और मीडियम साइज़ का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला इसका ये साइंटिफिक नेम है। और प्लस कुछ और कॉमन नेम भी है इसको, इची ट्री, स्ट्रीम बैरिंगटोनिया, हिंडोल, हिजंगल, हिजल, इस प्रकार के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। ये ट्री कहाँ पे पाया जाता है तो ध्यान रखना, जो सदर्न एशिया है और प्लस नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नदर्न रीजन में और एशिया के साउथ वाले रीजन में, जहाँ पर इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा, उनके कोस्टल एरियाज़ में जो तट वाले रीजन है वहाँ पर ये हिजोल वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। ये जो स्पीशीज़ हैं, इस प्लांट की जो स्पीशी हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे उगती हैं? जो हमारी नदियाँ होती हैं साफ़ पानी वाली उनके किनारे, उसके किनारे, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो होता है उसके किनारे यहाँ पर ये उगती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद ये जो हिजोल वाले प्लांट्स है ज़्यादातर गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना वाला जो बेसिन है उस एरिया में ज़्यादा ग्रो होते हुए नज़र आते हैं। ये प्लांट काफ़ी बड़े साइज़ का पूरा पेड़ होता है जो कि 8 से 15 मीटर हाई यानी इतनी ऊंचाई तक ग्रो कर सकता है। इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, स्मूथ होते हैं, प्लस ओवल शेप में यहाँ पर, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसके पत्ते यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ओवल से शेप के अंदर में। इसके ऊपर जो फ्लावर निकलता है वो छोटा सा होता है, पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कुछ पिंक कलर के हैं, कुछ रेड कलर के फ्लावर्स आपको ये दिखाई पड़ रहे होंगे हिजोल के ऊपर में, ठीक है। अब बात की जा रही है कि ये जो प्लांट है ना, इसका यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ में बहुत ज़्यादा होता है, यानी दवाइयों के लिए यूज़ किया जाता है। इस पेड़ का जो मतलब आप लकड़ी देखोगे ना, वहाँ पर टैनिन होता है। टैनिन बेसिकली यहाँ पर एक केमिकल पाया जाता है प्लांट पेड़ के अंदर में। वो टैनिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, जिसको यहाँ पर दिल से संबंधित बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो टैनिन का यूज़ किया जाता है। प्लस इस पेड़ के जो बीज होते हैं उसका जो पाउडर होता है वो पाउडर भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर बच्चे को कफ है तो उसको ठीक करने में। प्लस इस पेड़ से बहुत सारी टॉनिक भी बनाई जाती हैं, इस पेड़ के पत्तियों से प्लस इसकी जड़ों से बहुत सारी टॉनिक्स भी बनाई जाती हैं जो कि एनर्जी का काम करती हैं बॉडी में। आई होप आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। बट एक स्टडी ने बताया है कि कहीं ना कहीं ये जो प्लांट है ये ग्रो करना बंद कर दिए हैं, ये जो एरिया है जहाँ पे उगते हैं वो एरिया लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो जो पेड़ में से टैनिन का यूज़ किया जाता है ना, टैनिन का पाउडर भी यूज़ किया जाता है, उसके कई सारे यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है एंटोनोव AN32 के बारे में। ये एंटोनोव AN32 क्या है, आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो भारत ने हाल ही में क्या किया है, एंटोनोव AN32 जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है? मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक ऐसा हवाई जहाज़ जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पर इंसानों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। जैसे अभी सूडान में हालत ख़राब हो गई तो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, तो कोई इवैक्यूएशन का ऑपरेशन चलाना है तो वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इस AN32 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर में। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो प्रॉपलर होता है उस प्रॉपलर को हाल ही में भारत ने श्रीलंका को डोनेट किया है, श्रीलंका को दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में पहली चीज़ प्रॉपलर क्या होता है, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पंखा इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यही प्रॉपलर कहलाते हैं। इन्हीं प्रॉपलर के माध्यम से क्या होता है, ये एयरक्राफ्ट उड़ता है, ठीक है। तो ये डोनेट करे गए हैं श्रीलंका को, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो एंटोनोव AN32 के बारे में जान लेना, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एंटोनोव AN32 बेसिकली ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आपसे क्या किया जाएगा ना, स्टेटमेंट में बोल दिया जाएगा एंटोनोव AN32 हाल ही में न्यूज़ में, बताओ ये क्या है, क्या कोई दवाई है, कोई मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? तो हाँ बिल्कुल एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसमें टर्बोप्रॉप इंजन का यूज़ किया गया है, वो इंजन के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे एयरक्राफ्ट को किसने बनाया है, तो इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन ने। इसको भारत ने परचेज़ किया था सोवियत यूनियन से, क्योंकि 1984 का समय था वो। 1984 उस समय पर जो ये आज रशिया है ना, रशिया के आसपास छोटे छोटे कंट्रीज़ है, वो सब आपस में मिलकर सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है, अलग अलग देश बनते हैं, रशिया एक सबसे बड़ा देश बनकर निकलता है ना। यूक्रेन भी पहले उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय पर हम लोगों ने एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन से इस पूरे एयरक्राफ्ट को परचेज़ किया था लगभग 1984 के समय में। इसको क्लाइंट नाम भी दिया गया है। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो ये जो AN32 है, इसको आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आराम से ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। लगभग सी लेवल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। चाहे कितना ही गर्म क्लाइमेट हो, आप आराम से यहाँ पर इसको उड़ा सकते हो। इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला सकते हो, कहीं से इंसानों को निकालना है, जैसे किसी देश में युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो गया, हालत ख़राब हो गई, तो वहाँ से लोगों को निकालना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आराम से इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जा सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये मैक्सिमम लगभग कह सकते हो 27 टन तक वेट को कैरी कर सकता है, 27 टन वजन लेकर उड़ सकता है।
इसकी मैक्सिमम स्पीड 530 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिल जाती है। पैसेंजर्स की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 42 पैराट्रूपर्स एक साथ बैठ सकते हैं, 50 पैसेंजर्स हो सकते हैं, या फिर 22 कैजुअलिटीज़ ऑन अ स्ट्रेचर। जो स्ट्रेचर पे लोग होते हैं ना, जिनको मेडिकल पर्पज़ के लिए लिया जाता है, तो वो लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं इस पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर में। इस एयरक्राफ्ट में बॉम्बिंग रोल भी है, बॉम्बिंग भी कर सकता है, प्लस पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस भी चलाए जा सकते हैं। पैराट्रूपिंग समझ रहे हो, जिसमें यहाँ पर जो आर्मी है वो यहाँ से कूदती है, इस प्रकार से पैराशूट ओपन करती है, तो पैराट्रूपिंग ऑपरेशंस को भी यहाँ पे इस वाले एयरक्राफ्ट से चलाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब जैसे मैंने बोला था, ये एक टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसमें टर्बोप्रॉप इंजन का यूज़ किया गया है। देखो, जो हमारे ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं ना, कुछ में पिस्टन पावर इंजन यूज़ होता है, कुछ में जेट इंजन यूज़ होता है, लेकिन इसमें टर्बोप्रॉप इंजन का यूज़ किया गया है। अब टर्बोप्रॉप इंजन में क्या होता है, वो इंजन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। होता यहाँ पर यह है कि इसमें एक पीछे टरबाइन होता है, टरबाइन आगे ये पंखा देखने को मिलेगा, जो पंखा घूमेगा, है ना, ये घूमेगा तभी वो एयरक्राफ्ट उड़ेगा। तो जो टरबाइन है पहले हमें इसे घुमाना होता है, और टरबाइन जो है आप देख पा रहे होगे, एक ग्रीन कलर की रॉड जो है, इसको शाफ्ट बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे इस वाले गियर बॉक्स से। ठीक है, तो क्या होगा, ये टरबाइन को घुमाएंगे, ये शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट की मदद से कह सकते हो ये पंखा घूमता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार का ये पूरा का पूरा सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट के अंदर में। टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट जो होता है ना, ये जो इंजन यूज़ किया जाता है, इसके थोड़े फ़ायदे होते हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम लगती है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा कम फ्यूल खर्च होता है इसमें, प्लस कह सकते हो कि जेट से थोड़े से स्लोअर भी यहाँ पर ये होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे आते हैं, अगले आर्टिकल में योगा महोत्सव के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आओ समझते हैं योगा महोत्सव क्या है और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है। क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 50 दिन आप लोग देख पाओगे, 50 दिन दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा को। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो योगा महोत्सव है, इसमें हमने देखा एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है योगा एंथुजियास्ट के थ्रू, जो योगा में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को। 21 जून को ये पूरा दिन होने वाला है, उसी की तैयारी अभी चल रही है। तो योगा महोत्सव, ये पूरा महोत्सव चल रहा है जो कि सेलिब्रेशन है। और अभी यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 2023 आने वाला है 21 जून को, अभी कुछ दिन रह गए हैं, तो उसी का पूरा महोत्सव का सेलिब्रेशन चल रहा है। ये जो पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, देखो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, ये योगा को परफॉर्म कर रहे हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये जो पूरा महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन नाम का जो बॉडी है ना, इन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर कर दिया था। तो 21 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। 21 जून इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 21 जून पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है हमारे खासकर नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जो पहला इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था राजपथ में, न्यू दिल्ली में 21 जून 2015 में। ठीक है, उसके बाद से लगातार ये सेलिब्रेशन चलते हुए आ गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन भी किया है कि देखो योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। योगा से यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर रहेगा अगर लोग योगा को परफॉर्म करते हैं। तो अभी इसी वजह से 50 दिन का महोत्सव रखा गया है, ताकि हम इंतजार कर रहे हैं 21 तारीख का। 21 तारीख आ गया, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चलेगा इंटरनेशनल योगा डे का। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मिशन कर्मयोगी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हुआ क्या है, देखो काफ़ी सारे अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, उनके मंत्री हैं, उनके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने हाल ही में बोला है कि जो मिशन कर्मयोगी है, ये जो मिशन है इसको हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। तो ये मिशन कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और कह सकते हो कि आने वाले समय में कहीं हमारा जो देश है, हमारे देश का जो सिविल सर्वेंट है ना, उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय पर अच्छे से शेप कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो मिशन कर्मयोगी है, या फिर कह सकते हो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, दोनों नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका मेन मकसद है देश में जो सिविल सर्विसेज हैं, जो देश में सिविल सेवा है उसको और बेहतर करने के लिए यहाँ पर बेसिकली मिशन कर्मयोगी को लेकर आया गया था। मिशन कर्मयोगी का मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद है सिविल सर्वेंट्स को, जो ये सिविल सेवा में काम करने वाले लोग हैं, बेसिकली उसको आने वाले समय के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करना। हमारा मेन मकसद क्या है मिशन कर्मयोगी का, कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना, ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, ज़्यादा इनोवेटिव बनाना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना। प्लस यहाँ पर ये जो अलग से यूनिक प्रोग्राम चलाया गया है ना, इस यूनिक प्रोग्राम से क्या होगा, हम लोग सिविल सर्वेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा फाउंडेशन रखेंगे अपने देश में। इसमें मेन फोकस किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, उनको अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवाने में।
तो इस पूरे मिशन योगी का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, उसको अपडेट करना आगे। प्लस यहाँ पर ये जो मिशन है ये हेल्प करेगा जितने भी सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होंगे उनको ट्रेनिंग देने में। प्लस यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। इसका मेन मकसद होगा कि जो हमारे फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस होंगे, है ना, वो राइट एटीट्यूड के साथ में हम लोग उनको बनाएं, स्किल्स नॉलेजेस ये अच्छे से हम लोग यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाएं। ये एक मेन मकसद होने वाला है। इससे क्या होगा, सिविल सर्विसेज की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इस मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए 4 नई बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी? एक जो नई बॉडी है वो कह सकते हो कि मतलब जो ये नई बॉडीज़ बनेंगी ना, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, देन उसके बाद में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यूनिट हो गया, जिसको यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग नई बॉडीज़ होने वाली हैं जिनका मेन मकसद होगा मिशन कर्मयोगी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में IIFT के बारे में डिस्कशन किया गया। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है ये न्यू दिल्ली के अंदर में। हाल ही में इस इंस्टीट्यूट ने अपनी डायमंड जुबली को सेलिब्रेट किया, यानी कि 60वां फाउंडेशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है इसको वैसे तो हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था 1963 में। एक ऑटोनोमस बॉडी है, काफ़ी सारे डिसीजंस खुद लेती है। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है। इस बॉडी का काम क्या है? इसका काम है कि जो इंडिया में एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर है, व्यापार का जो सेक्टर है, वहाँ पर स्किल को प्रोवाइड करवाना, स्किल बिल्डिंग करना। ये जो इंस्टीट्यूट है इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था 2002 में। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब समझते हो? देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, ये अन्य जैसे हमारे बाकी सारे विश्वविद्यालय होते हैं ना उनकी तरह ही होती है, लेकिन जिसको डीम्ड का दर्जा मिल जाता है उसका मतलब है वो सीधा UGC और शिक्षा मंत्रालय की देख रेख में चलता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये स्टेटस इसको दिया गया। इवन उसको यहाँ पर बाद में नवंबर 2021 में AACSB का जो मान्यता है वो दी गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि जो NAAC है ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, इन्होंने यहाँ पर इस IIFT को ग्रेड A का जो टैग है वो दिया है। ग्रेड A का इंस्टीट्यूशन है, ऐसा यहाँ पर 2005 में टैग दिया गया था। फिर 2015 में भी इसको ग्रेड A का जो टैग है वो दिया गया है। ग्रेड A की मान्यता दी गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा बॉडी है चर्चा में है, इस इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों आज के आर्टिकल कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, छोटे मोटे आर्टिकल थे, बट हमें डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नाउ फाइनली आगे आते हैं और एक और आर्टिकल है, पहले उसको भी कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है USCIRF के बारे में, दैट इज़ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये क्या है? देखो, USCIRF क्या करता है ना, एक प्रकार का रिपोर्ट लेकर आता है। हर साल रिपोर्ट आती है कि किस देश में जो रिलीजियस को लेकर, रिलीजन को लेकर लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है, उसका वायलेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किसको अपना रिलीजन परफॉर्म करने में ज़्यादा छूट नहीं मिल पा रही है देश में, तो उसको लेकर ये रिपोर्ट लेकर आता है। तो USCIRF की जो रिपोर्ट आई है हाल ही में, इसने भारत को लेकर कई सारी चीज़ें पब्लिश की हैं। इंडिया ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि देखो, ये जो रिपोर्ट इन्होंने अपनी साइड से बना ली है और ये इंडिया को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इस चक्कर में हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट किसने बनाई है? USCIRF ने। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर में। ये US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टिजन फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है। बाईपार्टिजन मतलब कह सकते हो कि 2 पार्टी के थ्रू यहाँ पर बनाई जाती है। एक इंडिपेंडेंट है और 2 पार्टी के थ्रू यहाँ पे बनाई जाने वाली यहाँ पर बॉडी आपको ये देखने को मिल जाएगी, जिसको 1998 में बनाया गया था। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? मेन काम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरे दुनिया में जो रिलीजियस फ्रीडम लोगों को मिला है, अपना रिलीजन जो है परफॉर्म करने की जो छूट मिली है, उसका कहीं पर वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर रोक टोक तो नहीं लगाई जा रही है, सभी लोग अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फॉलो करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, उसको लेकर यहाँ पर ये रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो बॉडी है ये काफ़ी सारे रिकमेंडेशन देती है हमारे प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, प्लस कांग्रेस को भी यहाँ पर काफ़ी सारा जो कह सकते हो रिकमेंडेशन है ये देने का काम करती है। US की यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। क्लियर हो गया। उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है, डेटा है, उसका ये यूज़ करते हैं। उसका यूज़ करने के बाद में दुनिया भर में रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको लेकर कहाँ कहाँ पर वायलेशन हो रहा है, उसको लेकर ये अपनी रिपोर्ट लेकर आते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें कौन कौन है, तो USCIRF के अंदर में
9 कमिश्नर्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपॉइंट करे जाते हैं या तो प्रेसिडेंट के थ्रू या फिर कांग्रेशनल लीडर्स ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। उसके बाद इसमें कुछ नॉन पार्टीजन प्रोफेशनल स्टाफ भी देखने को मिल जाएगा, कुछ प्रोफेशनल स्टाफ भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, ये रिपोर्ट लेकर आता है हर साल यूएस की, यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉडी देखने को मिल जाती है। दाऊ ये बाकी सारे आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं ऑलरेडी। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चन में योगा महोत्सव के बारे में पूछा गया है। योगा महोत्सव को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, योगा महोत्सव जो है ये एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है ताकि हम लोग जो 50 दिन का पूरा 50 दिन बचे हैं ना, इन 50 दिन को आराम से यहाँ पर हम लोग मनाएं, पूरे महोत्सव को सेलिब्रेट करें ताकि जो आने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2023 इसका सेलिब्रेशन कर सकें, ठीक है। तो बताना यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, नीति आयोग जो है वो यहाँ पे योगा महोत्सव को ऑर्गेनाइज कर रही है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछा गया है, IIFT के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। IIFT को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो ये इंस्टीट्यूट है ना, इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है 2002 में। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो NAAC है, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, इन्होंने IIFT को एक रिकग्निशन दिया है ग्रेड ए का। तो ग्रेड ए का यहाँ पर टैग IIFT को दिया गया था 2005 में और साथ ही साथ में 2015 में भी। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा गया। मिशन कर्मयोगी को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मिशन कर्मयोगी का मेन मकसद है जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको तैयार करना फ्यूचर के लिए, उनको ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव बनाना। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी से उनको आगे और ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगे मिशन कर्मयोगी के माध्यम से। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मिशन कर्मयोगी यूनिक सा प्रोग्राम जो है ना, ये क्या करेगा, सिविल सर्वेंट्स की एक मेन नींव रखने का काम करेगा हमारे देश में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है USCIRF दैट इज US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, USCIRF एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टीजन US की सरकारी कंपनी, सरकारी बॉडी देखने को मिल जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट USCIRF में होते हैं वो केवल और केवल प्रेसिडेंट ही करते हैं और कोई अपॉइंटमेंट नहीं करता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुलंद भारत एक्सरसाइज हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, इसको कौन सी एजेंसी ने कंडक्ट किया है, ये आपने बताना है। इंडियन एयरफोर्स ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, इंडियन नेवी ने किया है या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कंडक्ट किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हिजोल के रिगार्डिंग, हिजोल जिसको हम इंडियन ओक के नाम से भी जानते हैं, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, हिजोल जो है एक एवरग्रीन ट्री है जो कि केवल और केवल भारत में, ध्यान रखना, केवल और केवल भारत के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये हिजोल पेड़ है ना, इस पेड़ की जो लकड़ी है वहाँ पे हम लोग को टैनिन मिलता है, केमिकल मिलता है जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंटोनोव AN-32 ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है। ऑप्शन ए, क्या ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दुश्मन का टैंक उड़ाने वाली मिसाइल है ये। ऑप्शन बी, क्या ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, दस्तक मारने वाला जहाज़ है। ऑप्शन सी, क्या ये रशिया का मेन बैटल टैंक है या फिर ऑप्शन डी, क्या ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो बताओ क्या है इसका सही उत्तर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सरल सा ही है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप सभी लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। कुछ ना कुछ आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी यहाँ से मिल जाएगा, इस वजह से रोज़ प्रैक्टिस किया करो। रोज़ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ इन क्वेश्चंस की। कल वीडियो नहीं हो पाया था क्योंकि कल मेरे थ्रोट में काफ़ी पेन था शाम को, इस वजह से, लेकिन वापस से हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। आप लोग अपना रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एंटोनोव AN-32 ये क्या है।
तो ये बेसिकली एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आपको पता होगा, मैंने बताया था इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 27 टन तक ये वेट को कैरी कर सकता है। इसके अपने आप में इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हिजोल या फिर इंडियन ओक, इसको लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पेड़ है ये केवल और केवल इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। ऐसा नहीं है, इंडिया के अलावा मैंने बोला था ना, सदर्न एशिया में कई सारी और कंट्रीज आती हैं। नदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पर पाया जाता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेड़ है इसका जो बार्क है उसमें टैनिन देखने को मिलेगा, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था बुलंद भारत एक्सरसाइज हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, इसको कौन सी एजेंसी ने कंडक्ट किया है। तो मैंने बोला था ध्यान रखना इस बात को, ऑप्शन नंबर बी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इस पूरे अभ्यास को रिसेंटली कंडक्ट किया है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था USCIRF को लेकर, दैट इज़ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि USCIRF एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजन दो पार्टी के थ्रू चलाई जाने वाली एक फेडरल गवर्नमेंट बॉडी देखने को मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट USCIRF में होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। आपने यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। या तो प्रेसिडेंट या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेशनल लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है केवल प्रेसिडेंट यहाँ पर US के अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 यानी 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मिशन कर्मयोगी को लेकर, बताओ दो स्टेटमेंट दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मिशन कर्मयोगी का मेन मकसद है हमारे सिविल सर्वेंट्स को आगे फ्यूचर के लिए तैयार करना, ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और इनोवेटिव बनाना अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसका मेन मकसद है सिविल सर्वेंट्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नींव रखना हमारे देश भर में। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस 2002 में दे दिया गया था। बाकी जो NAAC है इसने इस इंस्टीट्यूट को ग्रेड A का टैग दे दिया था 2005 में और 2015 में भी। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था योगा महोत्सव को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि योगा महोत्सव बेसिकली सेलिब्रेशन है। जो अभी जितने भी दिन बचे हैं 21 जून में आने में, उन दिनों का पूरा महोत्सव का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 को हम सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। नीति आयोग जो है ये योगा महोत्सव को ऑर्गेनाइज नहीं करता है। आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर योगा महोत्सव को ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो गाइज ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारे क्वेश्चन सही लगाए होंगे। ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं, और जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं वो भी यहाँ पर मेंशन करना। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था या क्या हुआ। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।